मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा फ्लेमिंगो का हमारा लॉस्ट लेसन, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो की नेक्स्ट पोएम माई मदर एट 66 बाई कमला दास। आपको इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पोएट और उसकी पोएटिस का नाम याद रखना है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन हमारे ऊपर आते हैं पेपर में। तो जैसा कि टाइटल शो कर रहा है माई मदर एट 66, इसमें माँ और बेटी के रिलेशनशिप को बताया गया है। एक बच्चा जो कि अपनी माँ से बहुत जुड़ा होता है और जब वो कहीं बाहर जाता है और जबकि उसे ये पता हो कि उसकी माँ से उसकी दोबारा मुलाकात नहीं हो पाएगी तो क्या इमोशंस होते हैं, उसको बहुत ब्यूटीफुली कमला दास जी ने रिप्रेजेंट किया है। हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ एंड हर फेस एशन लाइक दैट of her corpse and released with pain that she thought away and looked but soon put that thought away and looked out at young trees printing the merry children spilling। जैसा कि फर्स्ट पैरा ये बता रहा है, जो पोएट है वो अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही है और उसकी माँ उसके साथ गाड़ी की सीट में बगल में बैठी हुई है। जब वो अपनी माँ का चेहरा देखती है तो वो खुला होता है, मुरझाया हुआ होता है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो उसकी माँ है वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और एक्चुअल में उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो उसका डर है पोएट का कि वो अपनी माँ से कभी दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, वो उसके डर को बढ़ाता रहता है। लेकिन अचानक से इन सब बातों को दूर करके जो पोएट होती है वो अपना ध्यान सड़क पे लगा देती है। जैसा कि आपको पता है, जब हम सड़क पर चलते हैं गाड़ी से तो जो रास्ते में आने वाली चीज़ें हैं वो पीछे की ओर भागती हैं, तो रास्ते में आने वाले जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे करके पीछे छूटते जा रहे हैं और छोटे बच्चे जो कि बहुत मैरी मेकिंग होते हैं वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल के जाते रहते हैं। और जो सेकंड पैरा है वो इसमें क्या बताता है, out of their homes but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her wan pale and late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। और सेकंड पैरा में जो मदर है वो अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाती है और जैसा कि आपको पता है एयरपोर्ट पे चेक पॉइंट होता है जहां से पैसेंजर अंदर आ जाता है और विजिटर्स बाहर रह जाते हैं। तो एक बार वो वापस से अपनी माँ को देखती है जिसका चेहरा ठंड के चांद की तरह मुरझाया हुआ है, क्योंकि आपको जैसा पता है ठंड में जो कोहरा होता है, फॉग होता है, मिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है तो चांद धुंधला दिखाई देता है। तो वो भी अपने माँ के चेहरे को विंटर मून से कंपेयर करती है और इस बात को वापस से महसूस करती है कि अब अगली बार जब अब वो कभी आएगी तो क्या वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। फिर भी अपने इन सारे डर को वो दूर करते हुए अपनी माँ से कहती है सी यू सून अम्मा एंड सी स्माइल स्माइल एंड स्माइल। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो की नेक्स्ट पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर इन विच ही इज डिस्क्राइबिंग द children of slum area which is based on social injustice and class inequalities. We will start the poem. Far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn around their palio, the tall girl with her wee-down head, the paper-seeming boy with rat eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gauntlet disease, his lesson from his desk. तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, ये स्लम एरिया में जो स्कूल्स होते हैं उन बच्चों के स्कूलों के बारे में बताया गया, उनके वहाँ पे कौन सी सुविधाएं हैं या नहीं है उसके बारे में बताया गया है। तो जो हमारा ये फर्स्ट पैरा है तो उनमें ये बताया गया है कि उस स्लम एरिया का जो स्कूल है उसमें कैसे बच्चे आते हैं। तो क्या कह रहा है, फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे जो उस क्लासरूम में बैठे हैं धूल से भरे हुए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, और उनके चेहरे पर जो बाल हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं, जब आंधी आती है तो झाड़ झंकार सूखे पेड़ पौधे जो उड़ते रहते हैं उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलियो, द टाल गर्ल विथ हर वी डाउन हेड, उस क्लास में एक लंबी लड़की है
जो नीचे की ओर झुकी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, उसमें एक पेपर सीमिंग यानी पतला दुबला लड़का बैठा है विथ रेड्स आई, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसमें एक ऐसा भी बच्चा है जिसकी हड्डियां मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स गार्नलेट डिसीज, और ये उसकी हड्डियां जो मुड़ी हुई हैं वो उसकी इस वजह से है क्योंकि उसके फादर को ये बीमारी थी, उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम थी, वंशानुगत थी, तो उसको ये बीमारी मिली हुई है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने सीट पे बैठ के अपना लेसन कर रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, लेकिन इन सारे बच्चों के बीच में वहाँ एक ऐसा भी बच्चा बैठा है जो कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बहुत प्यारा है, बहुत यंग है। हिज आई स्लीप इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में सपने हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, क्योंकि उसकी आंखों में सपने इसलिए है क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम, जहाँ पे पेड़ों पर जो गिलहरियां वो खेल रही हैं। उसका ध्यान क्लासरूम के किसी एक्टिविटीज़ में नहीं है, उसका ध्यान केवल उन गिलहरियों के खेलों में है। इन नेक्स्ट पैरा, ऑन सॉफ्ट क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर हैड cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belty, flowery, Talos Valley, open-handed map, awarding the words its word. And yet, for these children, these windows, not this world, are world where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars of words. In second para, the poet is trying to tell us the interior of their classroom. तो क्या कह रहा है? On sour cream walls donations. अब जो उनके कमरे की दीवार है वो हल्के धुंधले क्रीम कलर की हैं। शेक्सपियर हेड, जहाँ पे शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, जहाँ पे बड़े बड़े क्लाउडलेस एट डॉन, शेक्सपियर का सिर जो दीवार पे है वहाँ पे बड़े बड़े गुंबद हैं जिसने सारे शहरों को घूम रखा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी जो वहाँ पे पिक्चर लगी है उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हैं जिनके डोम हैं जो ये दिखाते हैं कि जो दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। बेल्ट, फ्लावरी, ट्राइसोल वैली, उन सब के बीच में ट्राइसोल वैली की भी बात की गई है जो कि अपने फूलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट्स मैप, उसके अलावा उस क्लासरूम में एक मैप भी लगा हुआ है जो कि इस क्लास में रहने वाले बच्चों को एक नई दुनिया दिखा रहा है। एंड एट फॉर दीज चिल्ड्रेन, लेकिन इन सब के बावजूद भी दीज विंडोज नॉट दिस वर्ल्ड आर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, लेकिन उन बच्चों के लिए जो उनके क्लासरूम में सारी चीज़ें लगी हैं ये उनकी दुनिया नहीं है। उनकी दुनिया तो इस खिड़की के यानी उनके क्लासरूम के बाहर है। विच हैज़ बीन पेंटेड विथ अ फॉग, जिसको कहा जा रहा है कि उनकी जो बाहरी दुनिया है वो फॉग से लिपटी हुई है। फॉग का कलर क्या होता है? ग्रे कलर। ग्रे का मतलब निराशा, यानी जो उनकी लाइफ है वो निराशा से भरी हुई है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लीड स्काई, जो कि कह रहा है जो उनका फ्यूचर है वो धुंधला है और जो तंग गलियों में भरा हुआ है किससे? अ लीड स्काई, ग्रे स्काई से भरा हुआ है। फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, ये ऐसा क्यों कह रहा है कि ग्रे लीड स्काई? क्योंकि जो पोल्यूशन है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, उसने हमारे एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर दिया है। हम फिर भी अपने घरों में बहुत सारे इंतजाम करते हैं, लेकिन जो स्लम्स एरिया के बच्चे हैं ये शहर के किनारे ऐसी गंदगी में रहते हैं, तो उनके लिए रिवर्स, केव्स या स्टार जो ये दुनिया है उनके लिए एकदम अलग है। अब नेक्स्ट पैरा में क्या कह रहा है? श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, उनके लिए जो ये बच्चे हैं ना उनके लिए शेक्सपियर कितना बड़ा पोएट था या कितना बड़ा ड्रामेटिस्ट था उनको नहीं मतलब है, उनके लिए तो वो एक शैतान की तरह है। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और जो सारी चीज़ें उस मैप में दिखाई जा रही हैं, चाहे वो शिप हो या सन हो और जो भी प्यार दिखाया गया उसके लिए उनको कोई मतलब नहीं है। उनको देखकर उन्हें टेम्पटिंग होती है, टेम्पटिंग यानी उसको पाने की इच्छा होती है कि उनके पास भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्पेड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट,
क्योंकि जो उनका जीवन है वो स्लम एरिया में रहते हैं, तो उन स्लम एरिया में रहने की वजह से उनका जो जीवन है एक तरह से वो चूहे की बिल के समान है। जो चूहा होता है वो अपनी बिल में रहता है, उसको भूख लगती है, वो अपने बिल से बाहर निकलता है, फिर वापस चला जाता है। तो ये भी अपने उस होल में से निकलते हैं जहाँ पे वो क्या देखते हैं, जो उनकी रातें हैं ना वो एंडलेस नाइट, जो उनकी एंडलेस नाइट है वो किससे भरी हुई है, फॉग से भरी हुई है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन। अब ये बच्चे, इनको ना ढंग से खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, तो ये कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके शरीर पे जो मांस है ना वो केवल एक परत चढ़ी हुई है, और उसमें से जो क्या कह रहे हैं, वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, उसमें से कुछ बच्चे जो कि क्या कहते हैं, चश्मे लगाए हुए हैं जो कि लोहे का और पुराने फ्रेम का बना हुआ है। ऐसा लगता है कि पत्थरों पे जब कास्ट गिर जाती है तो वो जम जाते हैं, तो ऐसा लगता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फॉग स्लम, क्योंकि उनका जो पूरा लाइफ है ना वो कहाँ बीत जाता है, उस स्लम में बीत जाता है जहाँ पे उनको आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं होती है। सो प्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो उनका कहना है कि उनको मैप में वो सारी चीज़ें भी दिखानी चाहिए जो कि वो जैसा कि वो लाइव जी रहे हैं। तो वो कह रहा है सो प्लॉट देयर मैप्स, तो वो मैप में भी वो सारी चीज़ें दिखानी चाहिए विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। तो जैसे गुंबदों को मैप में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, तो वैसे उनके स्लम को भी उनमें डिपिक्ट करना चाहिए। लास्ट पैरा, unless governor, teacher, inspector, visitors, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open, history is there whose language is the sun. अब जो पोएट है वो लास्ट पैरा में ये कहता है कि इनके लिए तब तक इनको हम किताबी ज्ञान कितना भी दे दें, लेकिन जब तक उस सोसाइटी में, उस देश में रहने वाले गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सारे लोग आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनके लिए जब ये हम सारे लोग आगे बढ़कर काम करेंगे तो जो मैप में चीज़ें दिखाई गई हैं ये आगे चल के इनके लिए रियल हो जाएंगी। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब। तो जैसा कि लास्ट पैरा में जो पोएट है वो हमको कोई सजेशन देना चाहता है, वो सजेस्ट कर रहा है अनलेस गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक catacombs break open till they break the town and show the children green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open, history is theirs whose language is the sun. यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि जो इस्लाम एरिया के ये बच्चे हैं उनको तब तक रियल दुनिया का अनुभव नहीं होगा जब तक हम उनको इन किताबों की दुनिया से लेकर बाहर नहीं ले जाते। तो इसकी ड्यूटी गवर्नर की, टीचर की, इंस्पेक्टर्स की, विजिटर्स की, हर एक इंसान की जो कि इनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो अगर जब तक आगे बढ़कर इनके लिए काम नहीं करेंगे तो उनके लिए क्लासरूम, ये मैप एक तरह से कैटेकॉम्ब समझते हैं आप, एक सुरंग की तरह है। जो कब्र होता है ना वो कब्र की तरह है जो कि जिसमें डेड बॉडी को डाल दिया जाता है और उसे दफना दिया जाता है। तो जब तक इनको उस कब्र से यानी उस सुरंग से, स्लम एरिया से बाहर नहीं निकाला जाएगा, इनके लिए ये मैप की दुनिया कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड। इसलिए इस चार दीवारी को तोड़ो और इन बच्चों को उस दुनिया में लेकर आओ जहाँ पर वो देख सके हरे भरे मैदानों को और उस गोल्ड सैंड को। यानी जब सूरज निकलता है तो जो सैंड होता है वो गोल्डन कलर का होता है, तो उसमें ये दौड़ के फील करेंगे कि व्हाट इज़ द गोल्डन सैंड, और उनकी किताबों को जो वो पढ़ते हैं उनकी ही भाषा में पढ़ने दिया जाए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हिस्ट्री इज़ देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। क्योंकि ये कहा गया है कि इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा जिंदा रहती है। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर कीपिंग क्वाइट बाय
पैब्लो नेरुदा। इसमें इन्होंने बात की है पीस एंड यूनिटी की, इंट्रोस्पेक्शन की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। पीस एंड यूनिटी आपको पता है, यानी कि हमें शांति भी चाहिए और साथ ही साथ यूनिटी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन इसका मतलब है सेल्फ एनालिसिस, यानी हम अपनी गलतियों को देखें, अपने बारे में सोचें और उसमें सुधार करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए कैसे हम दुनिया में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट इट टुडे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फर्स्ट पैरा में पोएट हमसे कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कहता है कि केवल एक बार इस अर्थ के लिए जहाँ पे हम रहते हैं, इसकी खातिर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें केवल एक पल के लिए रुकना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ तक कि हमें अपने हाथों को भी नहीं फैलाना है। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। नेक्स्ट पैरा में पोएट कहता है कि ये बहुत ही एक्जॉटिक मूवमेंट होगा। एक्जॉटिक जिसका मतलब है कि उस एक पल को जो हमने कभी फील नहीं किया है, तो बहुत एक्जॉटिक मूवमेंट होगा जहाँ पे कोई रश नहीं होगी, कोई इंजन का शोर नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगी, हड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि आज की लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक है, हर स्ट्रेसफुल है, हर एक इंसान आगे बढ़ने के लिए परेशान रहता है। तो जब इस एक पल में हम शांत होंगे तो वो पल बहुत एक्जॉटिक होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और उस एक पल में जब हम बिल्कुल रश में नहीं होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, तो चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। इसका मतलब क्या है कि जब सारी दुनिया शांत हो जाएगी तो जो फिशरमैन है यानी कि मछुआरे, उनका ये बिजनेस है मछली पकड़ना, तो अगर कुछ पल के लिए ही सही वो रुक जाएंगे, तो जो वेल्स हैं भाई उनका बिजनेस है, लेकिन वेल्स जो हैं वो कुछ पल के लिए और जी पाएंगी। और जो ये मैन हैं जो कि नमक इकट्ठा करते हैं, जब वो ये काम नहीं करेंगे तो उस एक पल में वो अपने उन हर्टेड हैंड को देखेंगे जो कि नमक इकट्ठा करने की वजह से छिल चुके हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivor would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। अब पोएट क्या कह रहा है कि हम जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमेशा अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए लड़ाइयाँ करते हैं। ये लड़ाइयों से क्या होता है, नुकसान होता है। भले एक हमारा दुश्मन हो, एक हमारे फेवर में हो, लेकिन उसमें मरता कौन है, सैनिक ही मरते हैं। नुकसान हर जगह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। यहाँ गैस और फायर आप समझ सकते हैं। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing। अब इस पैरा में जो पोएट हमें ये बताता है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के लड़ाइयाँ करते हैं, और लड़ाइयाँ कोई भी कंट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए, दुनिया में अपनी साख दिखाने के लिए करता है। तो ये जो सैनिक हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं विथ गैस, विथ फायर, यानी कोई टैंक इस्तेमाल करता है, कोई तोप इस्तेमाल करता है, और क्या कहते हैं नए नए हथियार होते हैं। तो उसमें क्या होता है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, एक जीतता है एक हारता है, और चाहे जीत किसी की भी हो, लॉस तो उनका भी होता है। तो पोएट क्या कहना चाहता है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं होगी। ये सोल्जर्स क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स किस बात को रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगनिंग एंड विदाउट स्टेन। क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आर्मी ड्रेस में ही होते हैं, वो नए कपड़े नहीं पहनते। उन कपड़ों में मिट्टी होती है, धूल होती है। फाइटिंग के टाइम पे अगर कोई मर जाता है तो उसका ब्लड भी होता है, तो उस दिन वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। दे विल पुट देयर न्यू क्लोथ्स, जो एकदम नया होगा, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वहाँ वो अपने भाइयों के साथ टहलेंगे। इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ जब वो टहलेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब उनको लड़ाई नहीं करनी है। अब पोएट क्या कहता है, What I want should not be confused। पोएट ये कह रहा है कि आप मेरी बातों से कंफ्यूज मत होइएगा। What I mean to say,
What I want should not be confused with total inactivity. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनकर टोटल इनएक्टिव हो जाइए. लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, क्योंकि जो लाइफ है ना वैसी होती है जैसा हम इसको बनाना चाहते हैं. लाइफ इज वॉट इट इज़ अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. मैं इसको डेथ के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये मान के चलिए कि मौत होनी है तो अब हमें कुछ नहीं करना है. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ पल के लिए अपने आप को छोड़ के दुनिया के बारे में सोचना है. अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने बारे में ही सोचते हैं. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो इस एक पल में आपको कुछ नहीं करना है. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, हो सकता है उसकी वजह से बहुत गहरा सन्नाटा हो. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और हो सकता है आपकी इस सैडनेस में एक इंटरप्शन हो जाए ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, जहाँ पे हम हमेशा इस बात को सोच के दुखी रहते हैं कि हमें तो मर जाना है, तो हमें मरने के पहले ये भी काम ख़त्म करना है, वो भी काम ख़त्म करना है. परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, इस बारे में पोएट हमें एक सजेशन देता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये, इसका सबसे बेहतर या सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कौन दे सकता है, हमारी खुद की धरती माँ. एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है. एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और अगले ही पल ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवित हो गई है. धरती की अपनी एक साइकिल है. हम कई मौसम फील करते हैं, कभी ठंड होती है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बसंत का मौसम होता है. तो धरती जिस तरह से अपने आप को रीजनरेट करती रहती है और हमें खुशियाँ देती है, उसी तरह हमें भी एक पल अगर आज खराब है तो अगले पल वो बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा. सो नाउ आई विल काउंट अप टू 12. इस लास्ट पैरा में पोएट ये कहता है, वो जो हम सबको समझाना चाहता था उसने समझा दिया. तो अगेन आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं वापस से 12 तक गिनूंगा, आप चुप हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा.